आज हम शुरू करते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी क्या होती है? देखो, सांख्यिकी होती है गणित की वह शाखा जिसमें अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यानी कि संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाए। गणित की उस शाखा को क्या बोला जाता है? सांख्यिकी बोला जाता है। संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन करना ही सांख्यिकी कहलाता है, या उस गणित की उस शाखा को हम सांख्यिकी कहते हैं। आंकड़ों के विभिन्न स्वरूप पर विचार करना ही उसका विवेचन कहलाता है। और विवेचन क्या होता है? विवेचन का मतलब होता है आंकड़ों का संग्रह करना, वर्गीकरण करना, सारणीयन करना, तुलना करना, निर्वचन करना और पूर्वानुमान लगाना। ये इसका आंकड़ों का विवेचन कहलाता है। आगे हम पढ़ते हैं जैसे कि आंकड़ों को किस तरह से व्यवस्थित करना होता है। तो आंकड़ों को व्यवस्थित संग्रह प्राप्त करने के लिए दो भागों में बांटा गया है इसको। एक होते हैं प्राथमिक आंकड़े और दूसरा होते हैं द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं वे आंकड़े जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने प्रयोग में लाने के लिए स्वयं आरंभ से लेकर अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित करता है। यानी खुद एकत्रित करता है। कोई भी जो अनुसंधान करता है वो शुरू से लेकर एंड तक, उसको बोलते हैं प्राथमिक डाटा या प्राथमिक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़ा वो होता है, सेकेंडरी डाटा वो होता है जो अनुसंधान करता किसी अन्य स्रोतों से, साधनों से प्राप्त करता है। जैसे मैगजीन से प्राप्त करना, न्यूज़पेपर से प्राप्त करना, टीवी चैनल के माध्यम से प्राप्त करना, अदर सोर्सेज से जो प्राप्त करता है, तो उनको बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े। तो द्वितीयक आंकड़े दो प्रकार से के होते हैं। एक होता है प्रकाशित स्रोत और एक होता है अप्रकाशित स्रोत। तो प्रकाशित के अंदर तो जैसे प्रिंटेड डाटा होता है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, कोई और अदर जो प्रिंटेड बुक्स हो गई, उनसे मिला वो हो गया प्रकाशित स्रोत। और दूसरा होता है अप्रकाशित स्रोत, जो प्रकाशित नहीं है, हमने ऐसे ही कलेक्ट किया, जैसे न्यूज़ चैनल और अदर चीज़ों से प्राप्त किया था। आंकड़ों का जो वर्गीकरण है वो देखिए क्या होता है। आंकड़ों की विशेषताओं के अनुसार इन्हें विभिन्न समूह एवं सह समूह में विभाजित करने की क्रिया को हम आंकड़ों का वर्गीकरण कहते हैं। यानी आंकड़ों की विशेषताओं के अनुसार उन्हें विभिन्न समूह और सह समूह में विभाजित करने की क्रिया को ही हम वर्गीकरण कहते हैं। आंकड़ों का संकलन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा। संकलन ये होता है कि सांख्यिकी का कार्य आंकड़ों के संकलन से आरंभ होता है, और आंकड़ों के संकलन से तात्पर्य होते हैं संख्यात्मक तथ्यों का संग्रहण करना, यानी उसको इकट्ठा करना। संख्यात्मक तथ्य हैं उनको इकट्ठा करना, उनको हम कलेक्शन ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का संकलन कहते हैं। संकलित आंकड़े सदा अव्यवस्थित होते हैं, कहीं से भी लिए 1 2 4 जैसे उठा लिए हमने, तो व्यवस्थित नहीं किए हुए होते हैं। उन्हें समझना क्या होता है? कठिन होता है, तो उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता, इसलिए हम उनको व्यवस्थित करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, गणित की परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक है। जैसे किसी को 55 अंक मिले, किसी को 36 मिले, किसी को 95 मिले, किसी को 73 मिले, किसी को 60 मिले, 42 मिले, अलग अलग इनको ये नंबर मिले हुए हैं। 10 विद्यार्थी हैं इनको। अब इस रूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को यथावत आंकड़े यानी रो डाटा कहा जाता है इसको। तो यानी ये व्यवस्थित नहीं है, इसलिए इसको रो डाटा यानी आंकड़े कहा जाता है। प्रक्षेपण आंकड़े रो डाटा है। अब इनको अगर हमने किसी क्रम में लिख दिया, आरोही क्रम में इनको लिख दिया, जैसे 25 36 42 55, यानी छोटे से बड़े क्रम में इनको लिख दिया, तो इससे हमको क्या हो गया? स्पष्ट हो गया कि न्यूनतम अंक क्या है यहाँ पे। तो न्यूनतम अंक कितने आए थे इसके? 25 आए थे। यानी 10 छात्रों में से 25 न्यूनतम अंक आए थे, और अधिकतम प्राप्त अंक जिसने प्राप्त किए थे वो थे 95 अंक। तो 95 अंक अधिकतम। तो यहाँ से हमको पता चला, जबकि यहाँ पर जल्दी से हमको पता नहीं चलता क्योंकि ये तो डाटा कम है, लेकिन अगर ज़्यादा डाटा होता है वहाँ पर तो हम पता नहीं कर पाते कि कैसे है। तो इसको बोलते हैं रो डाटा। और जब व्यवस्थित करके लिखेंगे तो वो व्यवस्थित करके लिखना ये होता है। जैसे हमने क्रम से लिख दिया तो यहाँ पे बेस सबसे छोटे का पता चल गया, सबसे बड़े का पता चल गया। दूसरा क्या होता है? सांख्यिकी के अंदर एक होता है परास। तो परास कैसे निकालते हैं? परास ये होता है कि आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को ही परास कहा जाता है। परिसर और परास दोनों एक ही चीज़ है, इंग्लिश में इसको रेंज भी कहते हैं। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परास कहा जाता है। अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को, तो ये कितना हो जाएगा? परास हो, इसको परास बोला जाता है। जैसे इस डाटा का हम परास निकालेंगे तो 95 सबसे बड़ा है यानी अधिकतम मान है, और 25 सबसे छोटा मान है। तो 95 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 70। तो इस डाटा का परास कितना यानी रेंज कितनी है? 70 है इस डाटा की रेंज। इस तरह से हम परास निकालते हैं। अगर डाटा अधिक संख्या में होता है तो उसको किस रूप में लिखते हैं? सारणी के रूप में लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा कि एक विद्यालय के अंदर 30 विद्यार्थी हैं, तो 30 विद्यार्थियों का डाटा ये दे रखा है हमारे पास, उनके 100 में से अंक प्राप्त किए थे, उन्होंने ये ऐसे दे रखा है। तो इसको सबको अगर लिखेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो इसलिए क्या होता है, इससे भी ज़्यादा डाटा हो सकता है। 100 विद्यार्थियों को दे रखा तो कैसे करेंगे, तो उसको क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं, उसको सारणी के रूप में लिख देते हैं। अंक हमने यहाँ लिखे कि 10 अंक कितने बच्चों को मिले, तो 10 अंक हमारे पास यहाँ पे इस डाटा के हिसाब से एक बच्चे को मिला है, और 20 अंक मिला है एक बच्चे को, और 36 अंक मिला है 3 बच्चे को, और 40 अंक कितने बच्चों को मिला, 40 4 बच्चों को मिला, 50 अंक 3 को मिला। इस तरह से हमने डाटा को सबको लिख दिया, जैसे 95 अंक यहाँ पे एक बच्चे को मिला है। टोटल बच्चे यहाँ पे कितने आ गए, 30 आ गए, यानी टोटल स्टूडेंट हमारे पास 30 है। और ये जो दे रखा है ये अंक है, कितने अंक इनको मिले, तो 95 अंक एक बच्चे को मिला, 92 अंक 3 बच्चों को मिला। तो जितनी ये जो डाटा लिखा गया है कि डाटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो वो जो रिपीट हो रहा है बार बार जितनी बार आ रहा है उसको हम बोलते हैं बारंबारता। यानी बारंबारता की डेफिनेशन होती है एक निश्चित अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को उस अंक की बारंबारता या आवृत्ति कहते हैं, यानी इसको फ्रिक्वेंसी बोला जाता है। जैसे 10 अंक को प्राप्त करने वाला तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम 40 अंक प्राप्त करने वाला, 40 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं, यहाँ पे 4 बच्चे हैं। तो 40 अंक बार बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए 40 की बारंबारता कितनी हो गई, 4। ये जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको हम बोलते हैं बारंबारता, ये इसकी बारंबारता होती है, और ये अंक हो गए। आगे हमारे पास बारंबारता बंटन से निम्न प्रकार अवर्गीकृत बारंबारता बंटन प्राप्त करते हैं। अब बारंबारता बंटन में एक देर का वर्ग अंतराल और एक प्राप्तांक है, एक बारंबारता है। तो वर्ग अंतराल से हम क्या करते हैं, प्राप्तांक प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारे पास दे रखा है कि क्योंकि डाटा और ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं, इसको सीधा शॉर्ट में लिखना सीखते हैं। 0 से 10 तक अंक प्राप्त करने वाले लोग कितने हैं, तो 0 से 10, यानी 10 यहाँ पे शामिल नहीं होगा, 0 शामिल होगा, 0 से लेकर 10 तक, यानी 0 से 9 तक लेंगे हम। 10 शामिल नहीं होगा, लेकिन 0 से 10 तक बोलेंगे। तो इसका मतलब 0 से 10 तक कितने लोगों के नंबर आए थे, 5 लोगों के नंबर आए थे। और 10 से 20 तक अंक प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं, 8 लोग थे, यानी बारंबारता के हिसाब से बता सकते हैं हम कितने लोग थे। और 20 से 30 तक अंक लाने वाले लोग कितने थे, 20 लोग थे। और 30 से 40 तक अंक प्राप्त करने वाले 14 लोग थे, और 40 से 50 तक वाले 3 लोग हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि 10 यहाँ पे नहीं गिना जाएगा, लेकिन इस अगले वाले में गिना जाएगा, इसमें अगले वाले वर्ग अंतराल में गिना जाएगा। फिर इसमें 20 नहीं गिना जाएगा, लेकिन इसमें 20 गिना जाएगा। अब इसमें वर्ग अंतराल के अंदर क्या होता है, एक चीज़ होती है कि जैसे वर्ग अंतराल में मैंने लिखा कि 10 से 20, तो 10 से 20 के अंदर एक ये जो 10 लिखा गया ये तो है निम्न सीमा, ये है उच्च सीमा। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग अंतराल हमने लिखा 10 से 20, ये वर्ग अंतराल है। अब इसके अंदर सीमा, जो एक सीमा होती है जो पहले लिखा जाता है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, यानी लोअर लिमिट जिसको बोलते हैं। तो निम्न सीमा हो जाएगी, जो निचली सीमा है वो है 10, और जो 20 जो लिखा गया है वो है ऊपरी सीमा जिसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। ये ऊपरी सीमा और निम्न सीमा हो गई, ये निम्न सीमा और ये ऊपरी सीमा, ये तो निम्न सीमा से लेकर ऊपरी सीमा तक, यानी ऊपरी सीमा को गिनेंगे नहीं, ऊपरी सीमा अगले अंतराल में गिनी जाएगी। जैसे 10 है यहाँ पे, तो ये 10 क्या होगा, इस यहाँ पे आगे गिना जाएगा दूसरे अंतराल में। ये 20 है वो यहाँ गिना जाएगा, और ये 30 है वो यहाँ गिना जाएगा, 40 है ये यहाँ गिना जाएगा। अब जिसने 40 अंक प्राप्त किए थे वो इस वर्ग अंतराल में नहीं आएगा, वो इस वर्ग अंतराल में आएगा। और जिसके 50 अंक आएंगे ना, वो फिर आगे वर्ग अंतराल एक और बनाना पड़ेगा, जिसको 50 से 60 लिखना पड़ेगा हमको, और उसमें 50 वाला जैसे एक बंदा है तो एक को यहाँ लिखेंगे, ऐसे ही लिखा जाता है। अब बात आती है ये प्राप्तांक कैसे प्राप्त करें। ये जब आपके पास होता नहीं है, ये वर्ग अंतराल होता है, तो ये प्राप्तांक आपके पास नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं वर्ग, क्लास बोला जाता है इसको। तो ये कैसे मिलता है, तो वर्ग हमको ऐसे मिलेगा कि जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा होती है दोनों को जोड़ करके, और 2 का अगर भाग दे दें हम, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा में अगर जोड़ के, जैसे मान लो कि 10 से 20 की बात करते हैं, तो 10 प्लस 20 बटे में 2 करेंगे, तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, यानी निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा अपॉन 2 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 30 बटे में 2 कितना आया, 15। तो वर्ग कितना आ गया इसका, 15। तो 10 से 20 वाली बार में 10 से 20 का वर्ग कितना है, 15 है। और 0 से 10 की बात करते हैं तो 0 प्लस 10 कितना हुआ, 10 का 2 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। अब 20 से 30 की बात करते हैं तो 30 प्लस 20 50 होता है, 50 में 2 का भाग देते हैं तो कितना है, 25 है। तो इस तरह से वर्ग निकालते हैं। तो निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास वर्ग आ जाएगा, क्लास आ जाएगी। अब वर्ग आवर्ती बारंबारता क्या है, बारंबारता के बारे में अभी मैंने बताया आपको कि कोई अंक कितनी बार आ रहा है, यानी 0 से 10 के बीच में कितने अंक आ रहे हैं, 5 अंक आ रहे हैं, तो वो 5 अंक उनकी बारंबारता हो गई, ये 5 बार आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो ये इसकी बारंबारता क्लास फ्रिक्वेंसी होगी। आगे है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के हिसाब से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप तथा माध्यों के साधारणतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है।
माध्यों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है गणितीय माध्य और दूसरा होता है स्थिति माध्य, स्थिति संबंधी माध्य। तो गणितीय माध्य तीन प्रकार का होता है। समांतर माध्य जिसको हम औसत भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन, एवरेज भी बोला जाता है, अर्थमेटिक मीन और एवरेज बोल सकते हैं हम इसको, समांतर माध्य और औसत भी बोलते हैं। दूसरा माध्य है गुणोत्तर माध्य जिसको हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, और तीसरा माध्य हरात्मक माध्य जिसको हम हार्मोनिक मीन बोलते हैं। तो गणितीय माध्य तीन प्रकार के होते हैं और स्थिति माध्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक है माध्यिका जिसको हम मीडियन बोलते हैं और एक होता है बहुलक जिसको हम मोड बोलते हैं। तो माध्यिका एंड बहुलक आ गए। स्थिति माध्य में होते हैं माध्यिका और बहुलक, और गणितीय माध्य में तीन होते हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य देखिए क्या होता है। समांतर माध्य का एक फॉर्मूला होता है कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों का संख्या। जैसे हमने ऐसा भी पढ़ा है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो समांतर माध्य में राशियों का योग, यानी जो भी राशियां दे रखी हैं जिनका समांतर माध्य निकाले उनका योग करो और वो कितनी राशियां हैं और वो लिख दो नीचे, संख्या कितनी है उनकी वो ये लिख दो। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है समांतर माध्य, या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। उदाहरण लेते हैं हम, जैसे एक प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है। प्रथम 10 विषम संख्या, विषम संख्या हो गई 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 9 + 11 + 13 + 15 + 17 और +19। टोटल ये 10 राशियाँ हैं विषम संख्या। और ये क्या करेंगे इनमें, मतलब 10 3 को सबको जोड़ दिया, राशियों का योग कर दिया, और राशियों की संख्या कितनी है 10, 10 विषम संख्या थी इसलिए राशियों की संख्या हो गई 10। अब 10 का भाग दे दो। अब इनको सबको, ऊपर वालों को इनको सबको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 बटे में 10 से कितना आएगा 10 आएगा। तो राशियों को यहाँ पे समांतर माध्य कितना आ गया इनका 10 आ गया। 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य, प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य 10 होगा। अब एक इसका सीधा फॉर्मूला भी होता है कि जब संख्याएं क्रमागत दी हुई हो, चाहे क्रमागत विषम संख्याएं हो, शुरू से क्रमागत विषम संख्याएं हो, चाहे क्रमागत सम संख्याएं हो, क्रमागत प्राकृत संख्याएं हो, तो उसमें क्या करते हैं कि प्रथम पद यहाँ पे क्या 1 है और अंतिम पद कितना था 19 था, और उसको 2 से भाग देते जोड़ के। तो 19 + 20 कितना हो जाएगा, 19 + 1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 बटे में 2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 बटे में 2 यानी 10 ही हो रहा है देखो यहाँ से। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम, या फिर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या वाला फॉर्मूला लगा दो। इनको जोड़ने का तरीका क्या हो जाएगा, देखो 19 और इसको 1 और 19 को जोड़ेंगे 20 आता है। फिर 3 और 20 को जोड़ोगे, 3 और 20 को, तो ये भी कितना होता है 20 होता है। फिर 5 और 15 को लेंगे तो ये भी कितना है 20 है। 7 और 13 भी कितना है 20 है, और 9 और 11 भी कितना है 20। तो 20 कितने, 1 2 3 और 4 कितने 20 आ गए, टोटल 5 20 होने चाहिए। ये हो गया टोटल 5, यानी 1 2 3 4 और 5, 5 20 हो गए। तो 20 × 5 यानी कितना हो गया 100 होता है। तो इसलिए इस तरह से भी जोड़ सकते हो, जोड़ने में तो इसमें दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करो। तो बारंबारता बंटन से समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होगा, और उसका सॉल्यूशन कैसे करना है टेबल के हिसाब से देखें तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर सीधा ही क्या लिख दो f(x) लिख दो। जैसे x हमारे पास इस तरह से दे रखा है और f हमारे पास ये दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं f और x को गुणा करना होता है। पहले सबसे पहले f और x को गुणा करेंगे यानी f(x) आ जाएगा। जो आप यहाँ पे क्वेश्चन में करो तब डायरेक्ट ही f(x) लगा देना यहाँ पे। तो 5 और 5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर 8 और 6 को गुणा करना है तो 48 आ जाएगा। 7 और 9 को गुणा करोगे तो 63 आ गया। 8 और 12 को करेंगे तो 96 आ गया। 9 और 6 को करेंगे तो 54 आ गया। और 10 और 6 को करेंगे तो 60 आ जाएगा। 11 और 4 को करेंगे तो 44 हो जाएगा। जब आप इन सब को अगर आप जोड़ोगे यानी सिग्मा f(x) करोगे तो कितना आ जाएगा 390 आ जाएगा। सिग्मा अब सिग्मा इसको बोलते हैं सिग्मा, यानी सबमिशन, सबका जोड़ बोला जाता है। f और x में जो f(x) की जो वैल्यू है उनको क्या करेंगे जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 390। और सिग्मा f यानी बारंबारता है, बारंबारता में जो भी संख्या है उन सब का योग सिग्मा f होता है, उसका योग कितना है 50 है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f। आपको इस पर नहीं जाना है क्योंकि कंपटीशन में हो तो आपको आई और जो fi लिखा हुआ है उस पर नहीं जाना, आप सीधा सिग्मा f(x) अपना अपॉन सिग्मा f करो। और सिग्मा f(x) की वैल्यू कितनी दे रखी है 390 है जो यहाँ से लिखी है हमने। और जो f की वैल्यू कितनी है, सिग्मा f की वैल्यू है 50। तो 390 बटे 50 के तो कितना आ गया 7.8 आ गया।
तो इस आंकड़े का समांतर माध्य कितना हो गया 7.8 हो गया। यहाँ से ये ध्यान रखना कि सिग्मा एफ करना ज़रूरी है, सिग्मा एफ, और एफ एक्स का सिग्मा करना ज़रूरी है। सिग्मा का मतलब सबमिशन यानी योग, सबको प्लस करना, एफ एक्स की वैल्यू प्लस करना और एफ की वैल्यू प्लस करना। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करके वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में दे रखा है आपकी बार वर्ग अंतराल दे रखा है। तो वर्ग अंतराल में वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, अवर्गीकृत डाटा है इसमें, तो अवर्गीकृत का मतलब वर्ग अंतराल दे रखा है। तो अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दे रखा है। तो इस तरह से जब डाटा दे रखा होता है उसमें क्या होता है, ये प्राप्तांक आपके पास में नहीं होता है। जो प्राप्तांक दे रखा है ये नहीं होता है, ये आपके पास होता नहीं है। तो आपको निकालना होता है। तो ये कैसे निकालेंगे, 0 + 10, पिछला वीडियो देख लेना इसी का। तो 0 + 10/2 करते हैं तो 5 आएगा। तो उस वीडियो में ये बता रखा है कि वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा। फिर जैसे 10 + 20 लिखा है तो उसको 2 से भाग देंगे तो कितना, 10 + 20 30 होता है, 30/2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और एक सीधा सा तरीका और भी होता है कि जैसे इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग देने पे पहली संख्या आ गई, पहली संख्या के बाद में क्या करो, जो वर्ग अंतराल कितना है, 0 और 10 के बीच में कितना अंतर है, 10 - 0 करेंगे तो 10 का अंतर है। तो इस 10 में 10 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 + 10 करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 + 10 में 35 आ जाएगा और 35 + 10 में 45 आ जाएगा। ये इनका वर्ग है। तो वर्ग ऐसे निकालते हैं। तो वर्ग को हमने यहाँ पे लिख दिया x की जगह, और f हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन होती है, ये जो देर के बारंबारता, ये यहाँ पर ये बारंबारता गिवन है। अब क्या है कि f और जो x दे रखा है उन दोनों का गुणा कर दो, एफ एक्स निकल जाएगा इससे। तो 5 × 5 कितना हो गया, 25 हो गया। 15 × 8 120 हो गया। 25 × 20 500 हो गया। 35 × 14 490 हो गया। 45 × 3 हो गया 135। तो इन सब का जब एफ एक्स वालों का सबका योग करोगे तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स में कितनी वैल्यू आ रही है जोड़ने पे, 1270 आती है। और सिग्मा एफ कितना, यहाँ से सबको जोड़ दिया तो 50 आ गया। एफ की वैल्यू जोड़ दी तो 50 आ गया। अब जब इनमें एक्स बार निकालना है यानी समांतर माध्य निकालना, तो इसका भी सेम फॉर्मूला है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करते हैं। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 1270 और बट्टे में कितना आ गया, 50 आ गया। जब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 127 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 कैरी बचेगा तो 27 हो गया। 5 5 25 हो गया और 2 कैरी बचा, डेसिमल लगा दिया, 20 हो गया, 5 20। तो 25.4 हमारे पास यहाँ पर समांतर माध्य आ गया। ध्यान रखना है कि पहले हमको x निकालना होता है, क्वेश्चन में x गिवन नहीं होता। ये जो है ना प्राप्तांक वाला, प्राप्तांक हमको निकालने होंगे। वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा, बारंबारता आपके पास होगी क्वेश्चन में, ये हमको निकालना होगा ये पार्ट। तो ये कैसे निकाला, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2। पिछला वीडियो देख लेना, उसमें बता रखा है मैंने वर्ग कैसे निकालते हैं। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2 करते हैं। 0 + 10/2, 10 + 20 बटे में 2, 20 + 30 बटे में 2, यानी 20 + 30 कितना, 50, 50 बटे में 2 करते हैं 25 आता है। 30 + 40 यानी 70 बटे में 2 35 आता है। 40 + 50 बटे में 2 करते हैं, 90/2 45 आता है। इस तरह से हम निकालते हैं। तो 25.4 आ गया इसका समांतर माध्य, यानी x और f को मल्टीप्लाई करें। x ज़रूरी होता है क्यों, x और f को मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए। तो इस तरीके से आपको समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य के क्वेश्चन जो होंगे उनकी बात और क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना।